चंद लम्हों बाद बाजिल कुर्सी से उठा और कदम कदम चलता वहीं हॉल में मौजूद एक कमरे में घुस गया। सबने उसके जाने के बाद सुकून का सांस लिया। हर बार तुम लोग मुझे ही क्यों फंसाते हो? हर बार मुश्किल काम मुझे करना पड़ता है। मैं अब एक लफ्ज़ नहीं बताऊंगी बॉस को उस शेख के बारे में, और तुम सब भाड़ में जाओ। रिमशा सबको एक नज़र देखती हुर्राई थी, जबकि उसके झुंझलाए हुए अंदाज पर बाकी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। रिमशा, इतना डरती क्यों हो उनसे? देखो, अब शेख वाली बात तुम उन्हें नहीं बताओगी, तब भी उन्हें किसी न किसी तरह पता तो लग जाएगा ना, और पता लगने पर वो तुम पर ही गुस्सा करेंगे। हमें तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस 2-3 मुक्के मार देंगे अपने भारी हाथों से, और तो कुछ नहीं। बासित उसकी रोती सूरत को देखकर शरारत से बोला था, जबकि आखिरी बात पर उसने साहिर को देखकर मुस्कुराकर आंख मारी थी। ये बात तो ठीक कह रहे हो तुम बासित, मगर यार मुझे समझ नहीं आता कि ज़्यादा बुरी डांट इन लड़कियों को पड़ती है या हम लोगों को 2-3 मुक्के। साहिर कुछ याद करते हुए सर को खुजा कर बोला, अबे यार, बॉस की ना तो मार अच्छी और ना डांट। आबिद ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। यार, मेरे ख्याल से उनकी डांट ज़्यादा सख्त होती है। देखते नहीं हो इन दोनों की शक्लें कैसे रोने वाली हो जाती हैं? बासित मुस्कुराता हुआ रिमशा और विशाल की जानिब इशारा करते हुए उनका मजाक उड़ाते बोला था, चलो हमें तो सिर्फ डांट पड़ती है, लेकिन अपनी शक्ल देखी है कभी तुम लोगों ने? जब बॉस से डांट पड़ती है ना, तुम लोगों के मुंह सूज जाते हैं। विशाल ने अपनी तौहीन बर्दाश्त ना करते हुए जोरदार कहका मारा और रिमशा के हाथ पर ताली मारी। बासित और साहिर से हिसाब बराबर करती वो आखिर में कहका लगा गई, जबकि उसकी बात पर रिमशा भी जोर से हंसी। तुम तो रहने दो विशी बेटा, क्योंकि रिमशा तो यूज टू हो चुकी है डांट खाने की, इसलिए सिर्फ रोने वाली शक्ल बनाती है, मगर तुम तो बाकायदा रोने बैठ जाती हो। बासित की दिल जलाने वाली बात के बाद कहका लगाना विशाल को हरगिज पसंद नहीं आया था, मगर इससे पहले वो कुछ कहती, दरवाज़ा खुलने की आहट पर फ़ौरन अपने लैपटॉप पर झुक गई, जबकि बाकी भी फ़ौरन संजीदा चेहरा बनाकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। बाजिल हॉल में दाखिल होकर उन सब पर एक सर्द निगाह डालता वहीं चक्कर काटने लगा। चंद लम्हों बाद हम्माद हॉल में दाखिल हुआ तो बाजिल के चक्कर काट कदम रुक गए। वो स्पार्ट चेहरे के साथ हम्माद को अपनी जानिब आता देखने लगा। बॉस, वो लड़की सेल में मौजूद है, मगर उसने अभी अपना मुंह नहीं खोला, लगता है सीधी तरह नहीं बताएगी। हम्माद बाजिल के सामने पहुंचकर फौरन उसे बताने लगा, जाओ रिमशा, अपने तरीके से पूछो उस लड़की से। जाओ रिमशा, अपने तरीके से पूछो उस लड़की से सब। हम्माद की बात सुनकर वो रिमशा को बगैर देखे मुखातिब हुआ, ओके बॉस। रिमशा अपनी कुर्सी से उठती ताबेदारी से सर हिलाती हम्माद के साथ हॉल के साथ मौजूद कमरे की जानिब बढ़ी, और इसी तरह महज 10 मिनटों में रिमशा उस लड़की को बाजू से पकड़कर हॉल में दाखिल हुई और एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसे देखकर बाजिल कुर्सी से उठा और उस लड़की के करीब पहुंचकर दोनों हाथ पुष्प पर बांधे खड़ा हो गया। वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखने लगा। बरहना लिबास में मलबूस वो एक शॉल में खुद को छुपाए सूजे हुए मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। यकीनन ये शॉल रिमशा ने उसे ओढ़ाई थी। तो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बाजिल को पहचान चुकी थी, लेकिन अगर वो उन्हें सब बता देती तो वो लोग उसे मार देते जिनके लिए उसने काम किया था। इसीलिए बाजिल के आगे हाथ जोड़ती रोते हुए फरियाद करने लगी, अगर अब तुम्हारी ज़ुबान से वो ना निकला जो मैं पूछूंगा, तो तुम सच तो क्या झूठ बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी। बाजिल की चिंगाड़ती आवाज़ से वो जी जान से कांप गई थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माफ़ कर दें प्लीज़, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करती हूँ और मैंने ये सब पैसों के लिए किया है, मैं और कुछ नहीं जानती। वो रोते हुए बोली थी। क्या करने को बोला गया था तुमसे? वो एक बार फिर से धाड़ा था कि उस लड़की ने अपनी आंखें बंद करके फिर रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देखकर रिमशा उसके करीब गई और आहिस्ता से उसे कुछ कहा तो उसने फ़ौरन बाजिल को देखा। मुझे उस होटल में ले जाया गया था और कहा कि आप नशे में होंगे और अपने हवास में नहीं होंगे, तो आपको सहारा देने के बहाने एक कमरे में लेकर जाऊं और वहां आपके साथ एक रात गुजार। वो डरते डरते जल्दी जल्दी सब बताने लगी, जबकि बाजिल ने ज़ब्त करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर उस लड़की की बात पर वो ज़्यादा देर ज़ब्त नहीं कर सका और पास पड़ी कुर्सी उठाकर ज़ोर से दूर फेंकी। उसके गुस्से पर बाकी सब भी अपनी अपनी जगह कांप गए। तस्वीरें किसने बनाई थी? वो मुट्ठियां भींचकर फिर से धाड़ा। वो मुझे नहीं पता। एक नंबर और तस्वीर मेरे मोबाइल पर सेंड की गई थी और कहा गया था कि इस नंबर पर भेज।
मुझे जैसा कहा गया वो मैंने किया। उन लोगों ने तो मुझे पूरे पैसे भी नहीं दिए क्योंकि पूरा काम जो नहीं हुआ। आप पूरे होश में थे और वहाँ से चले गए थे। वो डरते डरते कहती बाजिल को देखने लगी जो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तो प्लीज़ मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो फिर हाथ जोड़कर रोने लगी थी। किसने कहा था ये सब करने को? बाजिल एक कदम उसकी जानिब बढ़ता हुआ गुर्राया था। मैंने उसे नहीं देखा, बस मोबाइल पर बात करता था वो उसकी बेतहाशा सुर्ख आंखों में देखते हुए रोते हुए बोली, बॉस ये मोबाइल उसका। हम्माद ने आगे बढ़कर बाजिल को एक मोबाइल पकड़ाया, जिसे थामते ही बाजिल ने वो मोबाइल उसकी जानिब किया। निकाल कर दो मुझे उस शख्स का नंबर, स्पार्ट अंदाज में कहता वो मोबाइल उस लड़की को थमा चुका था। बाजिल का हुक्म सुनते ही उस लड़की ने फौरन उसकी बात पर अमल किया क्योंकि उसे सामने खड़े शख्स से बेहद खौफ आ रहा था। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि आखिर उस शख्स से पंगा क्यों लिया। ये उसका नंबर है। उसने एक नंबर निकाल कर बाजिल के सामने किया तो बाजिल ने फौरन मोबाइल उससे लेकर उस नंबर पर कॉल की, मगर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो नंबर बंद था। पैसे कैसे लिए उससे? उसके अगले सवाल पर वो बौखला गए। मेरे अकाउंट में उसने अकाउंट नंबर बताओ अपना। उसकी बात काट कर बाजिल फिर से धाड़ा, लेकिन आप लोगों को मेरा अकाउंट नंबर क्यों चाहिए? इस अजीम कारनामे पर बाकी की रकम मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ लड़की, इसलिए चाहिए। बाजिल ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा और उसकी बात पर उस लड़की ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जबकि बाजिल हंसी कंट्रोल नहीं कर सका और मुंह फेर कर हंसी दबाने लगा। जितना पूछा जाए उतना बोलो, बताओ जल्दी। बासित की यह हरकत बाजिल की नज़रों से कैसे मुख्फी रह सकती थी। एक सख्त निगाह बासित पर डालकर वो फिर से धाड़ा था, जबकि उस लड़की ने फ़ौरन से अपना अकाउंट बता दिया। पता करो किसने इस लड़की के अकाउंट में पैसे डाले हैं। वो बासित को करख्त अंदाज में कहता साहिर की जानिब मुतवज्जो हुआ। साहिर निकालो इस नंबर की लास्ट लोकेशन। एक तरफ खड़े साहिर की जानिब मोबाइल बढ़ाते हुए बाजिल ने स्पार्ट अंदाज में हुक्म दिया, ओके बॉस। साहिर सर को खम देता हुआ मोबाइल बाजिल से लेकर अपने काम में लग गया, जबकि बाजिल अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया। बहुत से लोगों पर उसका शक जा रहा था क्योंकि उसे इस घटिया हरकत का मकसद समझ आ गया था कि कोई मासूमा और उसके दरमियान रंजिश डालना चाहता था। पुरसोच अंदाज में वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था, जबकि हॉल में आहिस्ता आवाज़ में उस लड़की के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी जो बाजिल को सख्त नागवार गुजर रही थी। उसने रिमशा को इशारा किया तो रिमशा उस लड़की के करीब गई। देखो बिल्कुल खामोश हो जाओ, जितना रोगी उतना ही बॉस को तुम पर गुस्सा आएगा। उस लड़की को धीमी आवाज़ में डराती रिमशा ने घूरा तो फौरन उस लड़की ने अपने आंसू साफ कर लिए। बॉस ये नंबर और अकाउंट एक ही आदमी का है, बासित ने कुछ मिनटों में बाजिल की कुर्सी के करीब जाकर बताया और स्क्रीन उसके सामने की, जबकि बाजिल उस शख्स की डिटेल देखकर मुस्कुराया और फिर लब सुकेड़े। इस आदमी को शिराजी हाउस से उठाओ और ऐसी खातिरदारी करो कि अपने साहब के किसी घटिया काम के लायक ना रहे। ये कुछ दिन बाद दोबारा फेंक आना इसे शिराजी हाउस, और ये काम हम्माद तुम करोगे। उसकी बेहद सर्द भारी आवाज़ हॉल में गूंजी थी। हम्माद उसकी बात पर सर झुकाकर यस करता हॉल से निकल गया, जबकि अब बाजिल जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। बॉस इस लड़की का क्या करना है? बाजिल के कदम हॉल के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ते देखकर रिमशा भी उसके पीछे चलने लगी तो बाजिल रुक गया और उस लड़की पर एक सख्त निगाह डालकर बोला, किरदार मर्द का भी होता है लड़की, मगर जिसे औरत होकर अपने किरदार की फिक्र ना हो वो किसी दूसरे मर्द से नीच और घटिया हरकत करते हुए कैसे खौफ खा सकती है। बाजिल की भारी आवाज़ में हद दर्जे सर्द मोहरी थी। वो लड़की उसकी बात समझते हुए अब बुलंद आवाज़ में रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, चाहे कोई कितने ही पैसे क्यों ना दे। भीख मांग लूँगी मगर कभी ये सब नहीं करूँगी। भीख मांग लूँगी मगर कभी ये सब नहीं करूँगी। वो कुर्सी से उठकर बाजिल के सामने घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, रिमशा छोड़ दो इस लड़की को। बाजिल उस लड़की को नज़रअंदाज करता रिमशा को कहकर वहाँ से चला गया, जबकि रिमशा उस लड़की को एक नज़र देखती अपने साथ आने का कहती आगे आगे चलने लगी। सर बाजिल आए हैं। आबिद साहब और माजिद साहब उसके कैबिन में आए थे जब उनके एक और वर्कर ने आकर उन्हें इत्तला दी, जबकि उसकी बात पर माजिद साहब और आबिद साहब का रंग फक से उड़ गया। आबिद साहब को तो बाकायदा पसीने आने लगे, जबकि माजिद साहब ने अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए आहिस्ता से कहा कि आने दो। अभी अल्फाज माजिद साहब के मुंह से निकले थे जब बाजिल कैबिन का दरवाज़ा पाँव की ठोकर से खोलता अंदर दाखिल हुआ, जबकि उसके खतरनाक तेवर देखकर माजिद साहब और आबिद साहब को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। बाजिल तुम यहाँ? माजिद साहब बाजिल को देखते हुए बोले, जो कि अब आराम से वहाँ पड़े सोफे पर टांग रखकर बैठ चुका था।
और अपनी ब्लैक जीन्स की जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और उंगलियों में दबाकर लबों से लगा ली, जबकि उसकी सुर्खी माइल आंखें अपने बाप और चचा पर थीं। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता शिराजी साहब? वो बोला तो उसकी आवाज़ में बेहद सर तासुर था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हो। आबिद साहब अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए जबरन मुस्कुराकर ज़ाहिरी खुशदिली से बोले, क्योंकि ये बाजिल का रिकॉर्ड था कि जब भी वो यहाँ आता था ज़रूर कुछ बुरा करके जाता था। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा दिल करेगा मैं यहाँ आ जाऊँगा और मैं आ सकता हूँ। आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठे ना, अपना ही ऑफिस समझे। स्पार्ट अंदाज में कहता वो उनको बैठने का इशारा कर रहा था। जब साजिद साहब भी कैबिन में दाखिल हुए, मगर माजिद और आबिद साहब के उड़े रंग देखकर बेसाख्ता उनकी नज़र बाजिल पर पड़ी। आइए आइए सुसर साहब, आप ही की कमी थी। साजिद साहब को देखकर वो उन्हें अंदर आने का इशारा करते हुए बोला, जो उसे देखकर वहीं रुक गए थे दरवाजे के पास। आपका वो चेला कहाँ है शिराजी साहब? नज़र नहीं आ रहा। वो अब माजिद साहब से मुखातिब था। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? माजिद साहब को अब तो यकीन हो गया था कि बाजिल कोई मुसीबत खड़ी करके जाएगा। सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे। वो सिगरेट का धुआं खारिज करता सर्द अंदाज में बोला। यहीं कहीं होगा। माजिद साहब ने आबिद साहब को देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा। ओह, आप तो बेखबर हैं। वैसे अफसोस की बात है, इतने आपका वफादार है वो, और आपको खबर ही नहीं कि वो बेचारा किस मुश्किल में है। बज़ाहिर अफसुर्दा चेहरा बनाकर कहने लगा, क्या कह रहे हो? सीधी बात करो। माजिद साहब अब गुस्से से बोले थे। बाजिल की मसनूई अफसुर्दगी उन्हें एक आंख ना भाई थी। ये बात छोड़ें, कुछ दिन में आ जाएगा बेचारा। हम अब बात करते हैं काम की। सिगरेट को फर्श पर फेंक कर अपने बूट से मसलता अब वो दूसरी सिगरेट जेब से निकाल कर सुलगाने लगा। बाजिल, क्या कह रहे हो तुम? इस बार आबिद साहब हिम्मत करके बोले थे। किसी की बेटी का घर खराब करके आप अपनी बेटी का घर बसा लेंगे तो क्या गारंटी है कि आपकी बेटी का घर बस जाएगा? लेकिन एक मिनट आबिद साहब, आप तो अपनी बेटियों से ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं करते। बोझ उतारना चाहते हैं? बाजिल स्पार्ट अंदाज में आबिद साहब को देखते हुए कहने लगा, जबकि उसकी बात सुनकर आबिद साहब के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। क्या कहना चाहते हो तुम? इस बार आबिद साहब के बोलने से पहले ही साजिद साहब ने पूछा था। आपके दोनों भाई आपकी बेटी का घर खराब करना चाहते हैं। वैसे आपको भी कौन सा फ़र्क पड़ेगा? कहीं आप भी तो इन दोनों के साथ मिले हुए नहीं हैं? आखिरी बात उसने जानबूझकर उन तीनों का दिल जलाने को की थी। जबकि उसकी बात सुनकर साजिद साहब ने अफसोस से अपने दोनों भाइयों को देखा। बहरहाल मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने आया था, जो मेरे लिए गुड है लेकिन आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। बाजिल सिगरेट के कश लेता हुआ एक नज़र उन तीनों को देखते बोला, मगर उन तीनों में से कोई भी बुरी खबर सुनने को तैयार ना था, इसीलिए वो तीनों खामोश रहे। इस बार बाजिल के लब मुस्कुराए। आप लोगों पर पूरे 1 महीने के लिए बैन लग गया है। आप लोग अपने ऑर्डर्स 1 महीने तक कहीं डिलीवर नहीं कर सकते। उसने मुस्कुराते हुए वहाँ मौजूद तीनों नफूस के सर पर बम फोड़ा था। ये क्या बकवास है बाजिल? माजिद साहब माथे पर बल डाले धाड़े थे, जबकि बाजिल ने मासूम शक्ल बनाकर लापरवाही से कंधे उचकाए। बाजिल, हमें करोड़ों का नुकसान होगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो फिर से धाड़े थे। मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना आप लोगों को। अब बाजिल उठ खड़ा हुआ और सिगरेट को फर्श पर फेंक कर मसल दिया। बाप हूँ मैं तुम्हारा बाजिल। माजिद साहब उसके सामने आने पर फिर गुर्राए। जानता हूँ, और कुछ? वो उनकी आंखों में देखता बोला, बाजिल, हमें बहुत नुकसान होगा, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसकी बात नज़रअंदाज करते उसने दोबारा इल्तिजाइया अंदाज में कहा, मर्द बने शिराजी साहब, मर्द औरतों की तरह साजिशें नहीं करते। आप मर्दों को ये 3rd क्लास साजिशें जेब नहीं देती। उनके साथ साथ एक नज़र आबिद साहब को भी देखते हुए कहने लगा, आइंदा सामने से लड़िएगा, पीछे से वार करेंगे तो इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। बेहद सर्द मोहरी से कहता वो दरवाजे की जानिब बढ़ा और फिर कुछ याद आने पर रुका। और हाँ, एक और बात, आइंदा कोई भी नशे की हालत में शिराजी हाउस में दाखिल नहीं होगा। और इसे सिर्फ धमकी मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप तीनों मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके अंदाज के साथ उसका लहजा भी सख्ती लिए हुए था। वो एक नज़र उन सबको देखता, अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डालकर पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। चलो, बाकी सबको तो सेट कर दिया, अब रह गई बेगम साहिबा, उनकी भी सख्त सज़ा बनती है। बजाय सीधी तरह सारा मसला बताने के, मोहतरमा ने इतना जिद किया मुझे, अब तुम्हें सेट करता हूँ मासूमा डार्लिंग। गाड़ी में बैठकर खुद से कहता वो मुस्कुराया था।